Welcome to PW UPSC. I am Dr. Mohammad Zia and this is our focus batch. Focus batch में आप सभी का स्वागत है। आज पहला लेक्चर है इकोनॉमी का और आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है जो बेसिक टॉपिक है इकोनॉमी का, जो बेसिक टॉपिक है जहाँ से हमारी इकोनॉमी की शुरुआत होती है एंड दैट इज जीडीपी। अब होता भी यही है कि जब आप लोग तैयारी शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करने से पहले जब आप इकोनॉमी को देखते हैं तो मोस्टली वो लोग जिनका इकोनॉमी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, अगर इकोनॉमी नहीं पढ़ी है तो आपको सिर्फ एक शब्द समझ में आता है, सर वो जीडीपी कुछ होता है। उसको लेके सारी जो है अखबारों में बहस छिड़ी रहती है। और वो होता क्या है, कैसे वो कैलकुलेट होता है, कैसे एक फिगर आ जाता है हमारे पास, कैसे जो है एक नंबर आ जाता है और वो पूरे देश को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की इकोनॉमी को जो है वो ट्रेन करने लगता है। पूरे देश की जो कहना चाहिए कि एक इकोनॉमिक हेल्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जितनी सरकारें हैं, जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जितने गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो सब कहती हैं कि हम जीडीपी बढ़ाने की तरफ काम करें, हम जीडीपी बढ़ाने की तरफ काम करें। उसी से रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है वो आगे चल के हमें दिखते हैं, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, आगे चल के वही नेशनल इनकम की हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी की। जीडीपी एज ए नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे जो है हम उन पॉइंट्स को देखेंगे, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स की, इन सारे पॉइंट्स की जहाँ पर हम बात करेंगे जीडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, मतलब जितने एग्रीगेट्स हैं किसी को नहीं छोड़ने वाले, आज सारे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो इश्यूज हैं, उसके अलावा जो फैक्टर्स दूसरे हैं, जो एक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, किस तरीके से ये नॉमिनल रियल का सारा खेल इकोनॉमी के अंदर चल रहा है, कैसे व्हाट इज फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज मार्केट प्राइस, इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे। मतलब आज बेसिकली इकोनॉमी का हमारा जो पहला यूनिट है, हम आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी का पार्ट देखें और उसमें से स्टैटिक क्वेश्चंस को हम अलग करें, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, और ऑफ कोर्स करंट अफेयर के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टैटिक टॉपिक से जो है वो लिंकअप होते हैं, इन्हीं स्टैटिक टॉपिक्स से पिकअप किए जाते हैं। एक बड़ा कॉमन सवाल जो सब मुझसे पूछते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी तो जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर ओरिएंटेड है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स को ही पढ़ लें और हमारा इकोनॉमी जो है वो वाला पार्ट कवर हो जाए? आई विल से नो, क्योंकि उन करंट अफेयर्स को समझने के लिए, उन करंट अफेयर टॉपिक्स को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन स्टैटिक टॉपिक को समझें। अगर आप इंडियन इकोनॉमी का पैटर्न या ट्रेंड देखें या क्वेश्चन एनालिसिस देखें तो मैं मानता हूँ 5 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। मेजरली 70 to 80% क्वेश्चंस इन पास्ट 10 years आर रिवॉल्विंग अराउंड फ्यू टॉपिक्स। उसमें आप सबसे पहले यही आता है, दैट इज जीडीपी एंड नेशनल। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय, ये वो टॉपिक्स हैं। ये उन टॉपिक्स में से एक है जो जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे जैसे वो टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आपसे उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करता जाऊँगा। तो पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज जी। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। मतलब जिसने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी, जिसने सिर्फ अखबार पढ़ रखे हैं, फॉर देम ऑल्सो इकोनॉमी जो है वो जीडीपी है। सिंपली इकोनॉमी जो है वो जीडीपी है। एंड हम वहीं से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सिंपल सी एक चीज, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक, हिंदी में कहें सकल घरेलू। सिंपल हिंदी थोड़ी मेरी
हैंडराइटिंग बुरी है, आप टॉलरेट कर सकते हैं। जीडीपी का बेसिक मतलब ये होता है, अब एक बड़ी ना बुकिश डेफिनेशन है, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर। अब सर ये क्या कह गए? सिंपल सी चीज है, ये डेफिनेशन को इसलिए मैंने तीन हमारे पार्ट्स हैं। हम जीडीपी में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम मार्केट वैल्यू कर रहे हैं। मान लो एक इकोनॉमी है, एक सिस्टम है, इकोनॉमिक एक तरीके का इकोसिस्टम है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जहां पर जो है चीज़ों का लेन देन हो रहा है, जहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो हमारे पास कोई तो एक टोटल होगा ना, कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। एक कोई ना कोई तो एक हमारे पास नंबर होना चाहिए कि भैया इतने रुपए का लेन देन पूरी इकोनॉमी में एक साल के अंदर हुआ, या एक 6 महीने के अंदर हुआ, या एक महीने के अंदर हुआ। एक गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी के अंदर इतना प्रोडक्शन जो है वो हुआ। ठीक, किस चीज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुड्स की और सर्विसेज की। गुड्स यानी कि माल, और सर्विसेज यानी सेवाएं। तो जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जितना भी प्रोड्यूस, उन सब का टोटल करेंगे, उन सब का टोटल करेंगे। और कहां प्रोड्यूस हुआ है? पूरी दुनिया में नहीं। यहां जो टर्म आएगा वो आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो हमारी मूलभूत परिभाषा है सकल घरेलू उत्पाद की, जीडीपी की, वो ये है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू। अब पहली चीज ये मनी वैल्यू है, या हम जिसको मार्केट वैल्यू कह रहे हैं ये वो है। अब तो एक चीज समझ में आ गई कि सर यहां पर पहली चीज जो हमको समझनी है, मार्केट वैल्यू यानी कि ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जो बाजार का भाव है। अभी मार्केट वैल्यू क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएरी कॉस्ट भी लग रहे हैं, बात नहीं कर। हम अभी आगे चल के दो चीजें देखेंगे, हम देखेंगे फैक्टर कॉस्ट भी होता है, हम देखते हैं मार्केट प्राइस भी होता है। तो हम कह रहे हैं मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, मोर यू नो एप्रोप्रिएट हियर वी विल यूज मनी वैल्यू। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है। और यहां पर एक और टर्म हमने, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? गुड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरीके के होते, एक होता है फाइनल, एक होता है, चलो फाइनल की बात बाद में करेंगे, एक होता है इंटरमीडियरी, और एक होता है फाइनल। अब इंटरमीडियरी क्या होता है समझो। एक कंपनी है जो टायर बना रही है एक कंपनी है, मान लीजिए एमआरएफ कंपनी जो है, एमआरएफ कंपनी जो है वो टायर बनाती है। अब एमआरएफ कंपनी जो टायर बनाती है उसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, एमआरएफ कंपनी टायर बना के सप्लाई कर रही है, मान लीजिए मारुति सुजुकी को, हिंडई को, टाटा को, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, हीरो होंडा को, बजाज को। वो क्या कर रही है? एक टायर का हिस्सा उसका कहां जा रहा है? वो इन कंपनीज के पास जा रहा है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो कार या बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, एक वहां जा रहा है। एक हिस्सा टायर प्रोडक्शन का कहां जा रहा है? वो रिटेल में बिक रहा है, वो बाजार में बिक रहा है, उनके लिए जिनको अपनी गाड़ी के टायर बदलने हैं। दो एस्पेक्ट है। तो पहला क्या हुआ? जो वो गुड्स जो किसी और गुड के प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं या उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएरी गुड्स। तो एमआरएफ कंपनी जो टायर बना रही है, वो टायर जब मारुति के पास जा रहा है, वो टाटा के पास जा रहा है, ताकि वो उनके ट्रक्स में, उनके कार्स में जो है वो लगे, इंटरमीडिएरी गुड। और वही टायर जब बाजार में बिकेगा, वही टायर जब बाजार में जाएगा, किसके लिए? हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, जिनको अपनी गाड़ियों के टायर बदलने हैं। हम भी जाएंगे बाजार में टायर खरीदने, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल। मतलब जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होगा। हम यहां पर टायर कंपनी का टोटल प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि उस टायर कंपनी ने कितने टायर मार्केट में उतारे। कंपनीज को जो वो भेज रही है, जो आगे कारों में इस्तेमाल होंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम कार में काउंट करेंगे।
उस टायर की अकेले कोई वैल्यू नहीं है और उस कार के बगैर टायर की कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी थोड़ी कहेगी कि आप हमसे जो है ये गाड़ी ले जाओ, टायर जो है हमारे से खरीद लेना। कंपनी आपको टायर लगा के दे रही है, लेकिन टाटा कंपनी टायर नहीं बना रही है, वो उसको क्या कर रही है, वो उसको दूसरी कंपनी से ले रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो दूसरी कंपनी से ले रही है, वो असेंबल कर रही है और फिर वो एक एज अ फाइनल गुड वो आपको सेल आउट कर रही है। तो इंटरमीडियरी मतलब वो गुड्स जो किसी और कंपनी के, वो गुड्स जो किसी और कंपनी के या किसी और गुड के प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, वी कॉल दैट इंटरमीडियरी गुड। और वो गुड जो मार्केट में फाइनल कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर के लिए बिक रहे हैं, वी कॉल दैट फाइनल फाइन। नाउ दिस इज वन थिंग। तो दो एस्पेक्ट समझ में आ गए कि हमें मनी वैल्यू को देखना है, हमें मनी वैल्यू को देखना है, और दूसरा हमें फाइनल गुड्स को देखना है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको गुड्स क्या होते हैं जो टैंजिबल होता है, गुड्स क्या होते हैं जो टैंजिबल है, टैंजिबल इन द सेंस जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका एक फिजिकल फॉर्मेट होता है। मैं आपको पढ़ाने के लिए कोई कैप्सूल नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये कैप्सूल खा लो और तुम्हारा जो है यूपीएससी का सिलेक्शन हो जाएगा और ये मेरी टीचिंग है। आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू। नाउ इन प्रोवाइडिंग दिस सर्विस मुझे कुछ और सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ रही है, मुझे कुछ और सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए हमने XYZ कंपनी का जो है इंटरनेट लगा रखा है। अब ये XYZ कंपनी का इंटरनेट आपने भी लगा रखा है, लेकिन ये जो XYZ कंपनी का इंटरनेट सर्विसेज हम ले रहे हैं वो इंटरमीडिएट है, वो फाइनल नहीं है। हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम उसको किस लिए यूज कर रहे हैं? ताकि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आप उसी कंपनी का सर्विस क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आप फाइनल कंजम्पशन पे यूज कर रहे हो, आप उससे आउटपुट ले रहे हो, आप उसको, वो आपका फाइनल कंजम्पशन है, आप उसको फर्दर किसी चीज में यूज नहीं कर रहे हो। तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम यहां पर इस चीज को अवॉइड करते हैं। मतलब हम इंटरमीडिएरी को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसिडर करते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये कहां प्रोड्यूस? डोमेस्टिक टेरिटरी, एक देश, क्या इसका मतलब इस कंट्री का मतलब, या जो टर्म मैंने यहां पे लिखा है ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ भारत देश है? यानी कि भारत देश का नक्शा है ये वाला, रफली बना देता हूं। क्या सिर्फ ये नक्शा जो है, ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, या जो आपका पॉलिटिकल मैप है, क्या वही इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? आप अगर कहोगे हाँ, तो क्या भारत देश की सीमा जो है, इंडिया की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री, क्या वो यहां खत्म हो जाती है? मतलब आप इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, मैप में तो सी कोस्ट नहीं आ रहा, मैप में तो हमारी बाउंड्री में वो सी कोस्ट लाइन आ रही है, तो क्या मैं कोस्ट लाइन के उधर चला जाऊंगा तो, या उस समंदर में कोई एक्टिविटी हो रही है तो? पहली चीज, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, उसमें आती है पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। उसमें क्या आती है? उसमें आती है पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। और पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब है लैंड टेरिटरी प्लस 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। मतलब भारत देश का मतलब क्या है कि जो हमारा जो हमारा लैंड बाउंड्री है वो तो है, उसके अलावा अगर किसी देश के पास कोस्ट लाइन है, अगर किसी देश के पास समुद्र तट है, तो उस समुद्र तट से लेके 12 नॉटिकल माइल वो उसकी टेरिटरी कहलाएगी। मतलब आप समंदर में, आप गोवा जा रहे हो और आप सी में जो है स्विमिंग कर रहे हो, अगर तो आप कोस्ट लाइन से आगे जाके स्विमिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदेश में हो, क्योंकि वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक वो भारत देश की टेरिटरी है। मतलब वहां पर भारत का कानून, इंडियन लॉ विल बी एप्लीकेबल। डजंट मीन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द कोस्ट लाइन एंड यू जस्ट टेक अ डाइव इनटू द सी and you are outside India. No, you are not outside India, because our political boundary, our political territory is up to 12 nautical miles from
coastline. That is our territory. It's our law which will be applicable. After 12 nautical miles, it will be international waters. Now, after that 12 nautical miles, international law will be applicable. फॉर जो समुद्र में जैसे मछुआरे हैं, अब वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिंपल में हम उसको क्वार्टरनरी, क्वीनरी बाद में देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो होता है वो इट इज समथिंग वेयर वी हैव टू, जहां प्राइमरी मीन्स जो नेचर से हम डायरेक्टली ले रहे हैं, वो डायरेक्टली जो हमें नेचर से मिल रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। जो हमें नेचर से मिल रहा है और जब हम उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जब उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी और फॉर्म में या यूजेबल फॉर्म में ला रहे हैं, हम उसे सेकेंडरी कहेंगे। और जो दिख नहीं रहा, जो इंटैंजिबल है, सर्विसेज फॉर एग्जांपल, वो क्या हो गया? वो आपका टर्शरी एक्टिविटी है, वो आपकी टर्शरी एक्टिविटी है। तो यहां फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब मछुआरा मछली पकड़ने तो समुद्र में जाएगा ना, कितना आगे जा सकता है सर? 12 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है, सिंपल। उससे आगे जाएगा तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहा है, वो उसकी टेरिटरी है कि नहीं है, ये हम देखेंगे अभी, क्योंकि ये तो हमारी टेरिटरी है, यहां पर हमारा कानून है, हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। अगर इसके अलावा सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड एस्पेक्ट की, अगर हम बात करें जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसका सेकंड पॉइंट ये है दैट it includes number 1 the political boundary, which is the land territory plus 12 nautical miles. Second is EEZ, that is exclusive economic zone, which is 200 nautical miles from the coastline. अब समंदर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब फिशिंग इंक्लूडेड है, जा सकते हैं गहरे समंदर में। ऑयल एक्सप्लोरेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, जो सी शेल्स हैं, जैसे आपको जो बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, पर्ल है, ऐसी चीज़ें गहरे समंदर में मिलती हैं, वो आप कर सकते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे, वो आपका जोन है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। वहां आपका कानून नहीं है, कानून आपका यहां तक है, कानून आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल वाटर है, तो ये 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, डीप सी में जो मिनरल्स मिल रहे हैं हम उनकी बात कर सकते हैं। जो डीप सी में एनिमल्स हैं, जो जू प्लैंक्टन्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ प्रेशियस ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी समंदर के अंदर हम कर सकते हैं। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक। और इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारा है, उसको हम हमारी जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो प्रोडक्शन, अगर वहां से मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन, हम जो है ओएनजीसी जो है जा रही है समंदर के अंदर और उसको कहीं मिल रहा है क्या? ऑयल, तो आप बोलोगे नहीं वो आपके पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, तो आप उसको किसकी जीडीपी में काउंट करोगे? आप उसको हमारी जीडीपी में काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर है तो वो हमारे इकोनॉमिक जोन में है, सिंपल। अगर वो 200 नॉटिकल माइल में 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ रहा है तो वो हमारे इकोनॉमिक जोन में है। इसके अलावा एम्बेसीज एंड हाई कमीशन। अब भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, सर वो तो पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, वो तो अमेरिका में है। या भारत का हाई कमीशन ब्रिटेन में है? कमेंट करके बताइएगा एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या डिफरेंस है। तो एम्बेसी या हाई कमीशन जो है वो बाहर है। अब वो वहां किसी अमेरिकी नागरिक को भारत आना है, यानी अमेरिकन सिटीजन हैज टू कम टू इंडिया, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल अप्लाई फॉर अ वीजा। नाउ देयर दैट काउंसुलेट इन यू नो दे आर प्रोवाइडिंग काउंसलर सर्विसेज, वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ वीजा फीस चार्ज करेंगे। अब वो वीजा फीस कहाँ चार्ज करी? वो अमेरिका में चार्ज करी। लेकिन चार्ज किसने करी है? हमारी एम्बेसी ने की है। तो वो किसकी जीडीपी में आएगा? वो हमारी जीडीपी का। वहां जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई वहां
हिंदुस्तान के एम्बेसडर, आप में से कुछ लोग आईएफएस हो जाएंगे, फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे। आईएफएस हो जाएंगे तो आप फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, आप फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ काम कर रहे होगे, तो वहाँ आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो तो सारे आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो। आप जब सर्विस कर रहे हो तो सर्विस के आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो वो सैलरी कहाँ काउंट होगी, वो सैलरी आपकी जीडीपी में काउंट होगी, वो आपके भारत की जीडीपी में काउंट होगी। दिस इज व्हाट जीडीपी मींस। यहां इस डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है पूछ ले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक टेरिटरी इन द टर्म जीडीपी, फिर वो 4-5 ऑप्शन दे देगा और एक कॉम्बिनेशन दे देगा। मान लीजिए एक भारत का प्लेन है, यहां से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेता है, न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेता है, वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेता है, वो न्यूयॉर्क में खड़ा है, वो वहां पर टिकट बेच के जो है उससे पैसा कमा रहा है, और वो वापस इंडिया में आ रहा है, या वो आसमान में है, यू आर गोइंग ऑन अ फ्लाइट एंड यू ordered something in mid-air, you will purchase that thing, you will purchase that thing। आप एक सामान खरीदोगे आसमान में, जमीन से 40,000 फीट ऊपर आप आसमान में जब उसको खरीदोगे, हवा में जब आप उसको खरीदोगे, आप बोलोगे ये किसकी टेरिटरी है, मतलब ये कहाँ काउंट होगा, ये तो ना, ये तो जमीन पे भी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री के भी बाहर है, ये तो जमीन से 40,000 फीट ऊपर है। क्योंकि वो प्लेन का ओरिजिन, क्योंकि वो एयर इंडिया का प्लेन है, वो भारत के कंपनी का या भारत का प्लेन है, तो वो उसके अंदर भले ही वो 40,000 फीट ऊपर है आसमान में, उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो हमारी जीडीपी, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। दिस इज व्हाट इट मीन। तो अब ऐसा हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को सम अप कर लेंगे, और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक टर्म सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म यहां पर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि इसी से अब हम आगे चल के डिफरेंशिएशन, इसी से आगे चल के अब हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। कैसे? क्योंकि अब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वहां क्या टर्म था, डोमेस्टिक, यहां क्या टर्म आ गया, नेशनल। अब हम इसका डिफरेंस, अब जब हमने कहा कि हम इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, हम सबको काउंट करेंगे। वैलिड इनफ? हो सकता है बहुत सारे ऐसे विदेशी हों जो भारत में आके काम कर रहे हों, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अमेरिका से, फ्रांस से, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में आके काम कर रहे हैं। वो कहाँ काउंट होगा? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। वो अगर आप जीडीपी करोगे, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है, क्योंकि जीडीपी टेरिटोरियल एस्पेक्ट को देख रहा है कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी में कितना हो रहा है, तो वो जीडीपी में तो हमारी काउंट होगा, लेकिन वो हमारी जीएनपी में काउंट नहीं होगा। जीएनपी की डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक रिप्लेसमेंट करना है जीडीपी और जीएनपी में, एवरीथिंग इज सेम। इस डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह आपको यूज करना है नॉर्मल रेसिडेंट्स। कि जो भारतीय हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, भारत के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उसमें, और जीडीपी में कि भारत की टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों में फर्क है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारत के लोग हैं जो यहां से विदेशों में गए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विदेश के लोग हैं, देयर आर मल्टीपल फॉरेनर्स हु हैव कम टू इंडिया, वेदर इट इज दे आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, Afghanistan, the neighboring countries, the SAARC countries except Pakistan, most of them are coming here in India for economic activity. Most of the Indians Middle East में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ब्रिटेन में हैं, वो वहां जाके काम कर रहे हैं। तो एक, अब हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में कितना पैसा जो है वो आ रहा है और हमारे देश से कितना पैसा जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो वर्ड है, फैक्टर इनकम जो वर्ड है वो आता है बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो कहां से आता है? वो आता है बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज लैंड, लेबर,
कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसी से जो है हमें क्या मिलता है, फैक्टर इनकम, दैट इज लैंड से हमें क्या मिल रहा है, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, योर बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उससे आपको क्या जनरेट हो रहा है, फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऐसे बहुत से भारत के लोग होंगे जो भारत के बाहर जाके काम कर रहे हैं और यहां पैसा दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भारत में काम कर रहे हैं और अपने देशों में अपने वापस घर पे पैसा भिजवा रहे हैं। मतलब कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है, कुछ फैक्टर इनकम आ रही है, कुछ फैक्टर इनकम किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो इनमें से चारों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। कुछ पैसा भारत में आ रहा है, कुछ पैसा भारत से बाहर जा रहा है। इसलिए अब हम क्या यूज करेंगे, द टर्म नेट। नेट मतलब कमिंग इन माइनस गोइंग आउट। और जब हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, हम मान लीजिए n अमाउंट जो है वो पैसा जो है भारत से जा रहा है, और n+1 जो है वो क्या हो रहा है, वो भारत से बाहर जा रहा है। जब हम इनको एडजस्ट करेंगे तो लेट्स से हमें 1 मिल रहा है। इस 1 को हम एडजस्ट करेंगे कहाँ, जीडीपी में। वो डोमेस्टिक है, वो डोमेस्टिक है, उसमें से उस पैसे को निकाल दो जो पैसा बाहर गया, और उसमें उस पैसे को ऐड कर दो जो पैसा अंदर आया। तो इन दोनों के एडजस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के एडजस्टमेंट को हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वैल्यू मतलब जो शुद्ध वैल्यू है, नेट वैल्यू है, मतलब हमने टोटल एडजस्टमेंट कर दिया है। और जीडीपी में से जब हम इस नेट वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दिस इज व्हाट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज। पहले हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, पहले भैया हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि हमारे देश में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, मार्केट वैल्यू का, गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जब हमने वो कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमने उसमें से उस वैल्यू को, उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जिससे कि हमें जो पैसा अंदर आया विदेश से कमा के, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, सारा पैसा नहीं, काला धन नहीं, ईमानदारी से कमाया हुआ मेहनत वाला पैसा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस किसी भी फॉर्मेट में पैसा बाहर आ रहा है। और हो सकता है इनमें से किसी भी फॉर्मेट में पैसा बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, हमने उसको एडजस्ट किया, उस हमें एक वैल्यू मिली। मान लीजिए 5 एट प्रेजेंट जो हमारा रेमिटेंसेज है, भारत दुनिया में रेमिटेंसेज रिसीव करने वाला सबसे टॉप नंबर का कंट्री है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कोई कमा के दुनिया से भेजा जा रहा है, सबसे ज्यादा पैसा भारत में भेजा जा रहा है। 87 बिलियन डॉलर्स एक साल में बाहर से कमा के लोग हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। तो हमारा ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। 83 बिलियन भेज रहे हैं, कुछ पैसा इस 83 बिलियन आ रहा है, मान लो 10-20 बिलियन बाहर जा रहा होगा, पॉसिबल। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी ना 60 बिलियन की, हम अपनी जीडीपी में जब एडजस्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब सर अगर किसी चीज की ग्रॉस वैल्यू है तो उसका नेट भी तो कुछ ना कुछ होगा, सकल है तो शुद्ध भी होगा, ग्रॉस है तो नेट भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर ग्रॉस है तो नेट भी होगा। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट, और यू कैन डू इट लाइक नेट ले लेते हैं, चलो नेट वैल्यू अगर निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। अब सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, समझने वाली बात, किसी की चाहे आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन वो कर दोगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगा। अगर आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दोगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्रॉस कहीं पर भी ग्रॉस दिखेगा तो आप क्या करोगे, आप उसको
अगर उसमें से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे ग्रॉस में से, तो आपको नेट मिल जाएगा। या आपके पास नेट वैल्यू है, आप उस नेट वैल्यू में अगर आप उस नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहें, द वियर एंड टियर लॉसेस। मान लीजिए मैंने आज एक कार खरीदी जिसकी वैल्यू है ₹10,00,000, 10,000 और ये हो गया 10,00,000। मैंने कार खरीदी नवंबर 2022 में, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 10,00,000 रुपए। लेकिन क्या इस कार की वैल्यू नवंबर 2023 में भी 10,00,000 रुपए हो जाएगी? ये 10,00,000 ही रहेगी? आई विल से नो, ऐसा नहीं। कुछ अब एक साल बाद मान लो, मैं मान के चलता हूं कार की वैल्यू जो है वो 8.5 लाख हो जाती है। एक साल बाद कार की वैल्यू जो है वो 8.5 लाख रुपीस हो जाती। क्यों? क्योंकि जब मैंने कार चलाई तो उसके इंजन में जो है यूज हुआ, उसकी सीट्स यूज हुई, कहीं स्क्रैच लग गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू कम हुई है ना। टायर घिस गया होगा, जो अंदर के पार्ट्स लगे हैं वो घिस गए होंगे, कुछ तो एक साल में यूजेज हुआ होगा ना। इसीलिए गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भैया कितने किलोमीटर चल गई, उससे ये अंदाज लगाया जाता है कि इसमें कितना लॉस हो गया होगा। आप भी बाइक भी खरीदने जाओगे तो आप देखोगे भैया कितने किलोमीटर चली है, वो बताएगा इतने किलोमीटर चली है। फिर आप अंदाज लगाओगे यार ये तो बोलोगे यार ये तो बहुत चली हुई है, इसकी वैल्यू तो इतनी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चलने से उसमें कुछ ना कुछ कम होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिरती है, कुछ ना कुछ उसका इंजन तो यूज हुआ होगा, टायर घिसे होंगे, धूप में खड़ी होगी तो शाइन चली गई होगी। एनीथिंग इज पॉसिबल, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूएशन में कमी आई होगी। अब जब हम उस वैल्यू को, जो भी उसकी वैल्यू कम हुई है, मान लो यहां पर हमारे ग्रॉस वैल्यू कितनी है 10,00,000 रुपए, नेट वैल्यू कितनी है 8.5 लाख रुपीस, तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 1.5 लाख रुपीस। सिंपल। एक साल के अंदर इतनी कमी आई। तो व्हाट वी विल डू, वी एडजस्ट दिस डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रॉस में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिल जाती है। मतलब जीडीपी, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेट्स से एनडीपी। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, या जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। सिंपल, और से ज्यादा कुछ नहीं है। नेट वैल्यू कैलकुलेट कर, क्या करा नेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए? नेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब एक और चीज आती है विच इज, वो थोड़ा नीचे चले गया बट इट्स फाइन। तो अगर डोमेस्टिक वैल्यू है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो नेशनल टीम में जाते हो, तो जीडीपी है तो जीएनपी होगा, और अगर ग्रॉस है तो नेट भी ग्रॉस सैलरी होती है, फिर नेट सैलरी होती है, टैक्सेस और ये चीजें कम हो जाती हैं। फिर एक टर्म आता है, आई विल यूज इट, अब सर आप जीडीपी, हम मान लो जीडीपी की बात करते हैं, बाकी सारे एग्रीगेट उससे निकल आएंगे। आप जीडीपी कैलकुलेट किस पे कर रहे हो? क्योंकि एक होता है, हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं, कभी हम पूछ लेते हैं भैया किसी चीज का कॉस्ट क्या है, कभी हम नॉर्मली पूछ लेते हैं भैया इस चीज का प्राइस क्या है। यही तो करते हैं ना हम नॉर्मली, कभी पूछ लेते हैं कॉस्ट क्या है, कभी पूछते हैं प्राइस क्या है। क्या ये दोनों चीजें एक है? नहीं, ये दोनों चीजें एक नहीं है। जीडीपी, या अब इसकी बात ही हटा दो, एक हमारे पास टर्म क्या आ रहा है? कॉस्ट। एक हमारे पास आ रहा है प्राइस। हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉस्ट, एक आ रहा है प्राइस। कॉस्ट का मतलब है, मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री में क्या आ रहा है? अलग अलग जगह से इनपुट्स आ रहे हैं, अलग अलग जगह से इनपुट्स आ रहे हैं, यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है और एक फिनिश्ड गुड निकल के आ रहा है। मान लो ये तो खैर
डिजिटल पेन है, मान लो ये मार्कर होता, ये डिजिटल पेन होता। चलो, ये डिजिटल, हमारी ना ये डिजिटल पेन सप्लाई करने की कंपनी है, ठीक है। तो हम अलग अलग इनपुट ला रहे हैं, हम इसके लिए प्लास्टिक, हम इसके लिए जो भी बेसिक मटेरियल है, इसके ऊपर इंक भी है, बिकॉज ब्रांड नेम इज प्रिंटेड, तो इस पे हम, इसमें एक रबर भी लगा हुआ है, तो हमने अलग अलग इनपुट, प्लास्टिक, रबर, बाकी चीजें असेंबल की और वो हम यहाँ फैक्ट्री में लेके आए, और इस फैक्ट्री में हमने क्या किया, इस पेन को बनाया। इस पेन को हमने, ये जो डिजिटल पेन है, इसको हमने यहां बनाया। फाइन, जॉयस्टिक कहते थे पुराने जमाने में। अब यहां पर इस फैक्ट्री के गेट पर ये पेन बन के तैयार होके पहुंच गया, सारा प्रोसेसिंग हुआ और ये फाइनल की तरफ यहां पहुंचा। यहां पर, यहां तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ, इसको बनाने में खर्चा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा, प्लास्टिक, रबर, प्रोसेसिंग, लेबर चार्ज, सारी चीजें लगाई, और किसी भी गुड को उसके फैक्ट्री के गेट तक इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड पहुंचाने में जो प्राइस लगा, पहुंचाने में जो खर्चा आया, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। और क्योंकि ये फैक्ट्री के गेट पे है तो इसको कह देते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री वर्ड ही फैक्ट्री ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकल के आया, जहां सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन होते हैं उसे फैक्ट्री कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब इस फैक्ट्री के गेट पर, अभी गेट से बाहर फिनिश्ड गुड नहीं निकला है, अभी गेट से बाहर ये फिनिश्ड गुड नहीं निकला है, इसको यहां तक लाने में जितना खर्चा लगा, इसको यहां तक लाने में जितना खर्चा लगा, उसको हमने क्या कहा, फैक्टर कॉस्ट, फिनिश्ड गुड को लाने में। अब ये छोटी सी शॉप है, छोटी सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी शॉप है, और यहां से जो है ये सप्लाई हुआ, ये यहां, मैं फैक्ट्री से तो नहीं लूंगा, मैं तो किसी शॉप पे जाके खरीदूंगा। अब यहां पर एक कस्टमर आएगा और वो क्या पे करेगा, क्योंकि ये शॉप कहां पर है, ये शॉप मार्केट में है, कस्टमर यहां पर आएगा और वो एक अमाउंट पे करेगा, उसे वो हम क्या कहेंगे, क्योंकि शॉप कहां पर है, मार्केट में, तो ये क्या कहलाया, मार्केट प्राइस, विच इज द फाइनल प्राइस, विच इज द फाइनल प्राइस। अब यहां पर बहुत सारे दो फैक्टर्स बेसिकली काम करते हैं। वो काम करता है जो एडिशनल होता है, यहां से यहां लाने में लग गए टैक्सेस, सरकार ने बोला ये तो भैया, सरकार ने इस पे लगाया जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यहां पे लिखा ना इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस को हम दो बेसिक उसमें क्लासिफाई करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं इनकम कमा रहा हूं, इनकम टैक्स, एक दोनों के एग्जांपल देख लो। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है जीएसटी, टैक्सेशन में इन डिटेल देखेंगे, डोंट वरी, और इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। सिंपल भैया, टैक्स पैसा मैं कमा रहा हूं, मेरी इनकम है, मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स लग रहा है, वो इनकम टैक्स हो गया। ये जीएसटी टैक्स किस पे लग रहा है, आप पे नहीं लग रहा है, टैक्स सेलर देता है। लेकिन टैक्स इंपोज कहां हो रहा है, सरकार कलेक्ट किससे कर रही है, आपसे कलेक्ट कर रही है, नहीं, वो कलेक्ट सेलर से कर रही है। यहां आप ही के ऊपर टैक्स लग रहा है और आप ही इसको सरकार को जमा कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। यहां आप टैक्स को ऐड करके पैसा देते हो, उस पैसे में से वो टैक्स का हिस्सा कौन जमा कर रहा है, दुकानदार जमा कर रहा है, तो पैसा दे कोई और रहा है और जमा कोई और कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो पैसा दे रहा है वही जमा कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। सिंपल। जब डायरेक्ट सरकार को दिया जाता है तो डायरेक्ट टैक्स, जब सरकार को किसी रास्ते के जरिए दिया जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी जब हम पे कर रहे हैं, हम सरकार को तो पे नहीं कर रहे हैं, हम तो वो शॉप पे दे के आ जाते हैं, फिर वो शॉपकीपर उसे गवर्नमेंट को जमा करेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप पेट्रोल भरा रहे हैं तो आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप तो वो पेट्रोल पंप मालिक को जो है पैसा अदा करके आ जाते हैं। वो पेट्रोल पंप मालिक जो है वो आगे उस टैक्स का हिस्सा जो है वो कहां जमा करेगा, वो सरकार को जमा करेगा। फाइन, तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पर कुछ टैक्सेस लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड कर देंगे, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है ना, जीएसटी, इसलिए जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमने यहां क्या यूज किया, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, और ये पेन जो है ये हमारी शिक्षा में काम आ रहा है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में काम आ रहा है, ये एजुकेशन इंपार्ट करने के काम आ रहा है। तो ये पेन
को सरकार क्या देती है, कुछ सब्सिडी दे देती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है सब्सिडी। दो चीजें हैं सब्सिडी को समझो। एक है डिस्काउंट। मान लो मैं कहीं जाता हूं, मैं ये पेन खरीदने गया और पेन पे लिखा था 20% डिस्काउंट, और सरकार कह रही नहीं इस पेन पे 20% सब्सिडी है। क्या दोनों एक है? दो चीजें हो गई, दोनों में छूट मिल रही है। दोनों चीजों में जो है आपको 20% की रियायत मिल रही है। 20% यू आर गेटिंग ऑफ ऑन ईदर ऑन डिस्काउंट और ऑन सब्सिडी। बट व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स से द प्राइस ऑफ दिस पेन इज ₹1000। अब हमारे पास दो केसेस है, एक 20% डिस्काउंट का केस है, एक 20% सब्सिडी का केस है। मैं एज अ कंज्यूमर कितना पे करूंगा? दोनों केसेस में मैं तो पे करूंगा 800 रुपए। दोनों केसेस में मैंने कितना पे किया? दोनों केसेस में मैंने पे किया 800 रुपीज। लेकिन यहां जो प्रोड्यूसर है, मान लो प्रोड्यूसर है, इन केस ऑफ 20% डिस्काउंट उसे मिलेगा 800 रुपए, बट इन केस ऑफ 20% सब्सिडी उसे मिलेगा 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए, सर ये तो मैंने तो 800 पे किया था, 1000 हो गया। वो ऐसे हो गया क्योंकि जो बाकी बचा हुआ 200 रुपए था, तो ये 20% था, ये 200 रुपए गवर्नमेंट इसे पे करेगी, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया कि क्योंकि डिजिटल पेन शिक्षा में काम आ रहा है तो इसके ऊपर हम 20% सब्सिडी देंगे। सब्सिडी तो सब्सिडी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कि वो हमारी जेब से नहीं जा रहा। सिंपल सी चीज। और टैक्सेस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें और सब्सिडीज को माइनस कर दें, अगर हम टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को सॉरी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें और सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मार्केट प्राइस। हमें मिलेगा मार्केट प्राइस। आई होप दैट्स क्लियर। तो अब हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए? हमारे पास हो गया जीडीपी। अब हम जीडीपी को भी दो वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेंगे, एक फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, एक मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर जीडीपी है तो एनडीपी भी होगा एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर एनडीपी है तो एनएनपी भी होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होगा। अब अगर ये चीजें हैं, एनएनपी है तो जीएनपी भी होगा सर, बिल्कुल होगा। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं सर। इसमें से अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपली दूं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप वन, जीडीपी पहले ग्रॉस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? नेट में। तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने क्या किया? सिर्फ इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया। अब दूसरा क्या है? हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। फिर हम क्या करेंगे? इसमें से अब यहां पर हमें डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में। तो हम क्या करेंगे? माइनस प्लस जो भी एडजस्टमेंट करना है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एडजस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉरी, दिस इज अ मार्केट प्राइस। अभी हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो हमें मिल जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस।
ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इस डोमेस्टिक को इस नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, तो हमने क्या किया, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो हम क्या करेंगे, प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां उल्टा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होता तो टैक्सेस ऐड करते, सब्सिडीज माइनस करते। क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। तो हमें यहां पे मिलेगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और न्यूमेरिकली दिस इज योर national, न्यूमेरिकली दिस इज योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमारे पास जीडीपी है तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यही जो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वही हमारा नेशनल इनकम की वैल्यू। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। तो अगर मैं कहूं, मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए, मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन का, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको दिया नेशनल, और यू कैन से डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू नेशनल प्लस माइनस NFIA, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, इसको NFIA को, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, और इसको मार्केट प्राइस ले लो, इसे भी जा सकते हो, सिंपल मैथ्स है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सिंपल, बस पूरी जीडीपी की कहानी इन 3 फॉर्मूले की। द होल स्टोरी ऑफ जीडीपी इज ऑन दीज 3 फॉर्मूले दैट यू सी। तो नेशनल इनकम क्या हुई, जस्ट अ सेकंड, ओके। अब क्योंकि हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली, जीडीपी से हमें एक नेशनल इनकम मिल गई, तो सर अगर नेशनल है तो कुछ ना कुछ नेशनल इनकम बनी कैसे होगी, पर्सनल चीज़ों को ऐड करके बनी होगी, हर किसी की कोई ना कोई, भाई मेरी भी तो कोई पर्सनल इनकम होगी अगर नेशनल इनकम इन टोटल है तो। अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें, पर्सनल इनकम किसका हिस्सा है, ऑफ कोर्स सर पर्सनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम का हिस्सा है। नेशनल सारी पर्सनल इनकम जो है वो हम ऐड कर लेंगे, हम कहेंगे कि एक बहुत बेसिक, अगर इसी नेशनल इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पर कैपिटा इनकम। लेकिन मुझे जो सारी इनकम मिल रही है, जो मैं कमा रहा हूं, क्या वो 100% मैं यूज कर रहा हूं, नहीं। या नेशनल इनकम क्या सिर्फ पर्सनल इनकम का टोटल है, अगर ऐसा करना है तो सर बहुत आसान है, सबकी इनकम ऐड कर देते हैं, नेशनल इनकम मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम नेशनल इनकम का वो हिस्सा है विच इज एक्चुअली रिसीव बाय द हाउस होल्ड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है, अब अगर हम बात करेंगे सर ये क्या है, सेक्टर हाउस होल्ड क्या है, इकोनॉमी में जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है विच इज कॉल्ड एज 4 सेक्टर
मॉडल ऑफ इकोनॉमी। हम ये मानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो है 4 सेक्टर है, 4 मेजर सेक्टर हैं। नंबर 1 इन दैट इज हाउस होल्ड। नंबर 1 इन दैट इज हाउस होल्ड, आप और हम। दूसरा है गवर्नमेंट। तीसरा है फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स। और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक उसमें कितने सेक्टर हैं? 4 सेक्टर हैं, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इनके साथ भी ट्रांजैक्शन है। गवर्नमेंट हमें सर्विसेज दे रही है, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। हाउस होल्ड ये हम इनको पैसा दे रहे हैं, हम इनको इनकम, हम इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। हम सेविंग्स को बैंक में रखते हैं, बैंक के पैसा फर्म्स को देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। और ये हमें इसके बदले क्या दे रहे हैं? हमें गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनको पैसा भी दे रहे हैं। सरकार इनके लिए भी वेलफेयर चला रही है, इनके लिए भी स्कीम्स चला रही है, इनको भी फैसिलिटेशन दे रही है, रोड दे रही है, एयरपोर्ट्स दे रही है ताकि फर्म्स ऑपरेट कर पाए, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ये बदले में क्या दे रहे हैं? टैक्सेस दे रहे हैं, ये भी टैक्स दे रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन कैसे चल रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब ये चारों सेक्टर्स जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। चारों सेक्टर्स जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में ये पार्ट जो है हाउस होल्ड जो है वो रिसीव कर रहा है। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये जो पार्ट नेशनल इनकम का रिसीव कर रहा है, एक्चुअली रिसीव कर रहा है, हम उसे कहेंगे पर्सनल इनकम। हम उसे क्या कहेंगे? पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मतलब नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। नेशनल इनकम क्या है हमारा? पर्सनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब मैंने कंपनीज के साथ मेरा इंटरेक्शन है, मैंने कंपनी के अपनी सेविंग्स जो है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को दे रखी है, उनके शेयर में है। उस शेयर के बदले मेरा एक कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो मुझे दे रही है, लेकिन एक हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो अपने डेवलपमेंट के लिए रख रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, एक हिस्सा कहाँ, उसका एक पार्ट कहाँ जाता है? वो उन शेयर होल्डर्स को जाता है, वो उस हाउस होल्ड सेक्टर में जा रहा है जिसने उनको पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए, जिसने उनको पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, एक हिस्सा वहां जा रहा है। और एक हिस्सा कंपनी क्या कर रही है? एक हिस्सा कंपनी अपने पास रख रही है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो अपना जो भी उसको यूजेज करना है वो करेगी। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर क्या माइनस करेंगे? नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने लोन भी ले रखा है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है। हम उसमें क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो यूज नहीं है, तो हम उस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स मेड टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। ये चीजें तो माइनस कर देंगे। ट्रांसफर पेमेंट सर क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है यूनिलेटरल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल। इट इज यूनिडायरेक्शनल पेमेंट। यूनिडायरेक्शनल पेमेंट मतलब मान लीजिए मान लीजिए कि मैंने आपसे सामान खरीदा। मैंने आपसे क्या करा? मैंने आपसे सामान खरीदा, आपको मैंने सामान, आपने मुझे सामान दिया, उसके बदले में मैंने आपको पैसा दिया, 2 डायरेक्शन की। लेकिन मैंने आपको गिफ्ट दिया लिफाफे में रख के, उसके बदले में आपने मुझे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, गिफ्ट है, ट्रांसफर पेमेंट है। सरकार बहुत सारी, जैसे सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, अब उस स्कॉलरशिप के बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार सैलरी दे रही है, उसके बदले में सर्विस ले रही है, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। लेकिन सरकार अगर पेंशन दे रही है, उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, आज की डेट में कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गया? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब यूनिडायरेक्शनल पेमेंट, वन डायरेक्शनल पेमेंट, सिर्फ पेमेंट जा रहा है, उसके बदले में ना तो कोई गुड्स मिल रहा है ना सर्विसेज मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो किसने किए हैं? जो इन लोगों ने किए हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट और फर्म्स ने। मैंने आपको बताया ना 4 सेक्टर मॉडल,
तो गवर्नमेंट ऑफ फर्म्स बहुत सारे ट्रांसफर पेमेंट इस तरफ कर रही है, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. दिस इज व्हाट पर्सनल इनकम इज. तो पर्सनल इनकम, अगर तो मेरी पर्सनल इनकम निकल आई, नेशनल इनकम में से मेरी पर्सनल इनकम निकल आई. इस पर्सनल इनकम को क्या मैं 100% यूज कर सकता हूं? नहीं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मेरी पर्सनल इनकम का वो हिस्सा जो एक्चुअली मैं खर्च कर सकता हूं. अब मुझे पर्सनल इनकम मिल गई, सारा नेशनल इनकम में से सारी चीजें डिडक्ट करके और वो ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करके मुझे क्या मिल गया, मुझे मेरी पर्सनल इनकम मिल गई. लेकिन क्या इस पर्सनल इनकम को मैं 100% यूजेज पे डाल सकता हूं? क्या 100% मैं इसे यूज कर सकता हूं? आई विल से नो. क्योंकि सर पर्सनल इनकम का सारा हिस्सा तो मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, मुझे कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू डिडक्ट. पर्सनल इनकम में से मुझे टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे. और फिर मैंने जो है मान लो ओवर स्पीडिंग कर दी थी, क्लास लेने आने में देर हो रही थी, मैंने गाड़ी का लीटर जरा सा बढ़ा दिया, कैमरा ने कैच कर लिया, घर पे आ गया फाइन. तो वो भी पैसा मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल. मैं जो टैक्स दे रहा हूं उसके बदले में मुझे ना कोई गुड मिल रही, ना कोई सर्विस मिल रही इमीडिएटली. मेरी इनकम का वो हिस्सा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता. जो फाइन्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम फाइन्स की बात कर रहे हैं, वो भी हमको नहीं. तो हम अपनी पर्सनल इनकम में से जब टैक्सेस को और जो नॉन टैक्स पेमेंट्स है, फाइन्स जैसे जो पेमेंट्स हैं, हम उसको डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इनकम का वो हिस्सा है विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, which is actually available for expenditure. That is personal disposable income. That is personal disposable income. अब प्राइवेट इनकम क्या है सर? कुछ नेशनल है, सरकारी है, तो कुछ प्राइवेट इनकम भी होगी. बिल्कुल होगी. एक और पैरामीटर आ गया कैलकुलेट करने के लिए. फाइन. प्राइवेट इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम. अभी मैंने आपको समझाया था, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकल के आ रही है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये आपकी फैक्टर इनकम हो रही है. कौन सी फैक्टर इनकम? जो एनडीपी से हमें मिल रही है, विच इज एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. एनडीपी में जो फैक्टर इनकम है, लेकिन कौन सी फैक्टर इनकम? जो घरेलू है, जो डोमेस्टिक है. अभी हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं. हम कौन सी है? जो प्राइवेट सेक्टर से फैक्टर इनकम आ रही है, जो 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 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो फैक्टर इनकम, क्योंकि नेट आ गया तो हमने एनएफआईए को तो एडजस्ट कर दिया है, तब हम फैक्टर इनकम की बात करेंगे. अब लेकिन हम उसमें से कौन सा, जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, जो हमारा सॉरी डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दिया है एनडीपी में, एनडीपी में. लेकिन अब उसमें हम किस हिस्से को ले रहे हैं? हम सिर्फ डोमेस्टिक जो प्राइवेट सेक्टर है उसके वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट को लेंगे. उसमें नेशनल डेट इंटरेस्ट, भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है, वो पब्लिक से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. आगे देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट वाले पार्ट में. तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार आपसे पैसा लेगी, उस पैसे के बदले आपको इंटरेस्ट दे रही है. जनरली वो सबसे पैसा लेती है. तो एक प्राइवेट इनकम क्या हुई? फैक्टर इनकम जो प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है वो, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट जो भारत सरकार ने लोन ले रखा है वो, प्लस एनएफआईए, वो फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है, उसको एडजस्ट किया. एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ट्रांसफर्स एज इन ट्रांसफर पेमेंट्स एंड अदर नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. भाई बाहर के देशों से भी एड आ रही है, ग्रांट आ रही है, किसी चीज के लिए आ रही है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स है. क्योंकि उसके बदले में जो हमें, मान लीजिए किसी ने हमें दिया कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ग्रांट दी है, यूएन ने ग्रांट दी है, या लेट्स से यूनिसेफ ने ग्रांट दी है भारत में स्कूल बनाने के लिए. उसके बदले हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे, हम अपने यहाँ स्कूल बना रहे हैं. यू नॉट पेइंग एनीथिंग, ट्रांसफर पेमेंट्स. तो अब्रॉड से भी ट्रांसफर पेमेंट्स आ रहे हैं, फैक्टर इनकम. जब हम इन सारी चीजों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम वंस अगेन फैक्टर इनकम फ्रॉम दी एनडीपी
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो एनडीपी में है उसका WIPR वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट जो सरकार, जो भारत सरकार जो देश का लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है वो, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको एडजस्ट करेंगे। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, इस साल जो भारत सरकार ने या जो सरकार ने जो है ट्रांसफर्स किए हैं वो, ट्रांसफर पेमेंट्स किए हैं वो, एंड अदर नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों? यहाँ नेट क्या होगा, कुछ भारत सरकार ने मान लो श्रीलंका को दिया, भैया तुम अपने यहाँ जो है इकोनॉमी ठीक कर लो, हम तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं, एक 2,000 करोड़ रुपया भारत ने दी, तो अब वो क्या हुआ, वो ट्रांसफर पेमेंट, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ही भारत को कहीं से आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको यूनिसेफ का एग्जांपल दिया, यूनिसेफ ने कहा कि ठीक है आप अपने यहाँ स्कूल्स बनाइए, तो आपने यहाँ स्कूल्स बनाइए तो हम यूनिसेफ को कुछ नहीं दे रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, तो कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हम कर रहे हैं बाहर के देशों को, और बाहर के देशों से कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे यहाँ आ रहा है, इसीलिए नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज प्राइवेट। तो सर अगर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है तो क्या, और प्राइवेट इनकम है तो क्या, अगर आप कहोगे सॉरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है तो आप कहोगे कि क्या सर प्राइवेट नेशनल डिस्पोजेबल, जब नेशनल इनकम है तो आपने कहा पर्सनल इनकम है, वैलिड। आप कह रहे हो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी है, बिल्कुल, तो फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी होना चाहिए। नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो एक्चुअली अवेलेबल है तो क्या होगा, NNP एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या करेंगे हम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए NNP एट मार्केट प्राइस में से अदर ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर देंगे। इसमें क्या आ जाता है, गिफ्ट्स, एड, जो बाकी चीजें आ रही हैं, तो हमारे पास तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो भी खर्च करने के लिए, और जो बाहर से ग्रांट और एड आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, वो भी हमारे पास खर्च करने के लिए। हमारे पास डिस्पोजेबल मतलब क्या, खर्चा, हम क्या खर्च कर सकते हैं, जो हमने कमाया वो, और जो दूसरों ने दिया कि अपने स्कूल बना लो, वो भी खर्च करेंगे। तो हम उन दोनों चीजों को जब ऐड कर देते हैं, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आप बोलोगे सर आप ये जो बात कर रहे हैं कि GDP है और सारी चीजें हैं, तो GDP जो हमें दिखती है अखबारों में वो तो आती परसेंटेज की, भारत की GDP 5% से बढ़ रही है, भारत की GDP जो है वो 6.5-7%, कोई प्रोजेक्शन दे रहा है कि इंडिया GDP विल गो अप बाय 6.5%, समवन इज सेइंग 6%। सर यू हैव टोल्ड अ फिगर, यू हैव टोल्ड अ मार्केट वैल्यू, आपने तो कहीं परसेंटेज की बात ही नहीं की, कहीं परसेंटेज की बात वैसे भी नहीं की कि हमारी GDP का जो साइज है वो इतना है। हम तो ये कह रहे हैं, और ये है भी, कि हमें अपनी GDP जो है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर GDP लेके जाना है। और जो पेपर में आता है, जो न्यूज में आता है, जो करंट अफेयर्स में आता है, वो परसेंटेज में होता है। अब ये क्या कहानी है, मान लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, हमारी इकोनॉमी में, अज्यूम कर लेते हैं एक एग्जांपल, कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ व्हीट प्रोडक्शन होता है, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ व्हीट प्रोडक्शन होता है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अब GDP का मतलब है, मान लीजिए हम 2021 से लेते हैं, 2021 में हमारा टोटल व्हीट प्रोडक्शन की बात कर, हमारा प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 100 क्विंटल, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ व्हीट का, 100 क्विंटल। और क्योंकि हमने कहा मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू व्हीट की थी मान लीजिए 2000 रुपीज फॉर 1 क्विंटल, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, हमने कहा व्हीट का प्राइस था 2000 रुपीज पर क्विंटल, तो 100 क्विंटल का हो गया 2 लाख रुपए, 100 क्विंटल था, 2000 रुपए क्विंटल का भाव था, तो ये हमारा हो जाता है 2 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं 2021 की, 2022 की, मान लीजिए किसी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, अज्यूम कर, हमारी प्रोडक्शन जो है वो गिर जाती है 80 क्विंटल्स पे, और
नॉर्मल सप्लाई और डिमांड का जो डिमांड और सप्लाई है वो कहते हैं कि प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए अब यहां पर हम यहीं पे लिख देते हैं एट 2000 पर क्विंटल। यहां पर जब ये 80 क्विंटल हमारा प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी में एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही है, व्हीट। तो टोटल प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी का कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब 80 क्विंटल हमारा प्रोडक्शन हुआ, 80 क्विंटल्स इज व्हाट ऑफ व्हीट व्हाट वी प्रोड्यूस्ड इन 2022। बट हियर द प्राइस नाउ बिकेम, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 3000 रुपीज पर क्विंटल। प्राइस क्या हो गया, 3000 रुपीज पर क्विंटल। तो ये हो जाएगा 2,40,000 इन टोटल। टोटल प्रोडक्शन, हमारे टोटल प्रोडक्शन की मनी वैल्यू कितनी हुई, 2,40,000। आप बोलोगे सर और यहां चेंज कितना हुआ, तो चेंज प्लस 40,000, मनी वैल्यू में कितना बढ़ोतरी हो गई। हाउ मच इज द इंक्रीज इन द मनी वैल्यू, इट इज 40,000। एंड व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ, what is GDP growth? You will say, sir, 20%. You will say, sir, GDP growth is 20%. Very good. But is it the picture? The picture is showing the same. GDP growth as in कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमारा जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसकी मनी वैल्यू कितनी है, हमारी मनी वैल्यू तो बढ़ गई और उस हिसाब से हमारी जीडीपी तो फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है, 20% की ग्रोथ दिखा दी जीडीपी ने। रियलिटी क्या है, इसे प्रोडक्शन डाउन हुआ है। लेकिन मनी वैल्यू से अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्शन ऊपर चला गया, ये जीडीपी जो है ग्रोथ दिखा रही। क्या ये रियल पिक्चर है, नहीं सर, ये रियल पिक्चर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे तो जीडीपी ने रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन यहां जीडीपी दिखा रही कि प्रोडक्शन 20% से ऊपर है। जीडीपी इज अप बाय 20%, मतलब फिनोमिनल वाली ग्रोथ हो गई है। So is this real? If something is not real, this is nominal. This is nominal. तो सर रियल क्या होगा, देखो जब किसी भी दो चीज का अब हमें जीडीपी क्या है, जीडीपी का जो ग्रोथ फिगर आ रहा है वो जीडीपी का ग्रोथ फिगर कंपैरिजन है। पिछले साल की तुलना में इस साल ऐसा हुआ, इतना बढ़ा इतना कम हुआ। Whenever we have to do a comparison, जब भी हमें कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती है तो हमें सबसे पहले एक कॉमन पैरामीटर चूज करना पड़ता है। बगैर कॉमन पैरामीटर चूज किए हुए कंपैरिजन नहीं हो सकता। यूपीएससी को आपको कंपेयर करना है, कॉमन पेपर दिया, कंपैरिजन करना है ना, कौन अच्छा है, किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। उनको इंटरेस्ट नहीं है आपको कितना अच्छा नॉलेज है, उनको इंटरेस्ट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो यूपीएससी को कंपेयर करना था, कॉमन पेपर दिया, सबको एक, जब तक कंपैरिजन पॉसिबल ही तब है जब कम से कम एक पैरामीटर कॉमन हो, कम से कम एक। यहां आपको कोई भी पैरामीटर कॉमन दिख रहा है नहीं, साल भी अलग है, प्रोडक्शन भी अलग है, प्राइस भी अलग है, तो कंपैरिजन कैसा, ये तो रियल पिक्चर नहीं हो सकती। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इनको एक कॉमन पैरामीटर देना होगा। तो कॉमन पैरामीटर देने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि सर ये तो वैरी करेगा, हर साल हम प्राइस को कांस्टेंट कर देते हैं। कॉमन पैरामीटर देने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको कंपैरिजन करना है तो कुछ ना कुछ तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यहां तो इस केस में एक भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो हमने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन पैरामीटर लेते हैं, हम प्राइस को कांस्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा हर साल। अब अगर मैं इसका प्राइस कांस्टेंट कर दूंगा तो शायद मुझे कुछ एक ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखेगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2011-12 का प्राइस ले लेता हूं, मैं एक कांस्टेंट प्राइस लूंगा। मैं क्या लूंगा, कांस्टेंट प्राइस। मैं क्या लूंगा, एक कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मान लीजिए मैं ले लेता हूं 1500 रुपीज पर क्विंटल। हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट प्राइस 1500 रुपीज पर क्विंटल का रेट पे हमने एक कांस्टेंट प्राइस ले लिया। अब
मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साल के प्रोडक्शन को, प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे कह सकता हूं दिस इज माय जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। आज के प्राइस पे मेरी जीडीपी का साइज है ना। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, बात नहीं, मुझे अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। भाई कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट करना पड़ेगा, हमने प्राइस को कांस्टेंट कर लिया। मतलब इस साल का प्राइस और प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन 1500 इंटू 100 1,50,000। तो हमारी जीडीपी ये क्या हो गई, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितनी हो गई, 1,50,000। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रियल पिक्चर। So this is your real GDP. This is not your real picture. This one. Okay. यहां constant price into present year's, current year's production. How much? 15 into 8, 120 lakh thousand. अब मुझे रियल पिक्चर दिख रही है कि मेरी जीडीपी कम हुई है। तो ये जो प्राइस का इंपैक्ट पड़ रहा था, ये जो महंगाई का इन्फ्लेट हो रहा था, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम, मैंने उसे कम कर दिया, मैंने उसे डिफ्लेट कर दिया। मैंने कांस्टेंट प्राइसेस यूज करके क्या कर दिया, उसे डिफ्लेट कर दिया, कंप्लीटली डिफ्लेट कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज माय रियल जीडीपी। अब यहां पर मैं चेंज देखूंगा तो मुझे -20% का चेंज दिखेगा। हां, अब ये मुझे सही पिक्चर दिखा रहा है। तो कभी कोई बोले बहस करने में कि भाई साहब जीडीपी मतलब पहले ये बताओ रियल की नॉमिनल, ऐसे नहीं सुनेंगे हम। अब आप हमको इस तरीके से, यू कांट फूल अस, यू हैव टू आस्क वेदर रियल और नॉमिनल। सर अब डिफरेंस समझ में आया, देखो 2,40,000, 1,20,000 नॉमिनल ग्रोथ। तो ये क्या हुआ, दिस इज your GDP at current prices. This is your GDP at constant prices. This is what? This is your nominal GDP growth. Nominal growth rate. This is what? This is real growth rate. ये nominal growth हो गई, ये real growth हो गई। और ये साल जिसको हमने क्या माना, जिसका हमने प्राइस, जो हमने रेफरेंस ईयर लिया है, जिस प्राइस को हमने रेफरेंस माना है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस ईयर। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ, बेस ईयर, ऑल डन, ऑल डन, फाइन। सारी चीजें आ गई इसी में, नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अब सर रियल और नॉमिनल बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक आ जाती है रियल जीडीपी, कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं अभी, और एक आ जाती है नॉमिनल जीडीपी। एक क्या है, रियल जीडीपी, एक है नॉमिनल जीडीपी। रियल सर एडजस्टमेंट किसका किया है मैंने, इन्फ्लेशन का। मैंने एडजस्टमेंट किसका किया, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। नॉमिनल मतलब नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, सिंपल। जहां कहीं भी इकोनॉमी में रियल और नॉमिनल आ जाएगा, एन फॉर नॉमिनल, एनओ नॉमिनल, एनओ नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। आई रिपीट अगेन, NO फॉर नॉमिनल, NO फॉर नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। जब भी दो चीजें याद रखनी हो, एक याद करेंगे। जब भी दो चीजों के बीच होगा तो एक याद करेंगे, क्योंकि दोनों याद करने जाओगे कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें एक चीज पता है सर, नॉमिनल मतलब नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन।
तो रियल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, यहां यही तो किया हमने, इन्फ्लेशन को ही तो एडजस्ट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रियल नॉमिनल जहां पर भी आएगा, नॉमिनल मतलब एन फॉर नॉमिनल नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, एन फॉर नॉमिनल नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रियल भूल जाओ, जब एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट होगा। तो दिस इज रियल एंड नॉमिनल, दिस इज कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस ये वाला पार्ट हमारा हो चुका। ओके ओके, अब सवाल है कि सर आपने एक फिगर दे दिया, आपने ये सारा कर दिया, ये तो आपने एक एग्जांपल दिया जब हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारी इकोनॉमी में तो मल्टीपल चीजें प्रोड्यूस हो रही, हमारी इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे करेंगे अब? तो हमें जो है जीडीपी, हमें एक फिगर पे भी तो अराइव होना होगा ना। हमने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो $5 ट्रिलियन क्या है? वो हमारी जीडीपी का साइज है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वो जो टर्म आता है ना $5 ट्रिलियन, वो है हमारी जीडीपी का साइज। लेकिन सवाल है कि सर आप ये 5 ट्रिलियन वाले फिगर पर आए कैसे? How you have arrived to such a figure? You must have done some kind of calculation. Yes, we did some kind of calculation, and that is where we compute national income. तीन तरीके हैं, पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है प्रोडक्शन मेथड। और मैं बिल्कुल इसको तो हटा दो, फॉर्मूला वगैरह आगे देखेंगे, सिंपल सी बात है। सर मैं जबकि इनकम ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कौन कितना कमा रहा है। अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो मेरी नेशनल इनकम है। आप कह रहे हो पर कैपिटा इनकम इतनी होती, पर कैपिटा इनकम में सबकी इनकम ऐड कर दीजिए, सारी पर कैपिटा इनकम ऐड कर दीजिए, तो आपकी क्या हो गई? नेशनल इनकम। ठीक, आप कह रहे हो जीडीपी, नेशनल इनकम जीडीपी से डिराइव हो रही है, बिल्कुल ठीक बात। जो भी मार्केट में चीजें आ रही हैं वो तो तब पता चलेगा ना कि कितनी चीजें खरीदी गई, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, इसको ऐड कर देते हैं। लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, एक प्रोसेस ये है, एक तरीका ये है कि भैया जितना खर्चा हो रहा है सबका खर्चा ऐड कर दो, यही आपकी जीडीपी है, क्योंकि यही मार्केट में गया, यही मनी वैल्यू थी। एक तरीका यह है कि जो कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज का, सरकार और कंपनीज मिलजुल के जो प्रोडक्शन कर रही हैं उन सारे प्रोडक्शन को एडअप कर दीजिए, उन सारी सर्विसेज को एडअप कर दीजिए, हो गया आपका काम। तीनों तरीके वैलिड है, चाहे आप इनकम ऐड करिए, चाहे आप एक्सपेंडिचर ऐड करिए, चाहे आप प्रोडक्शन ऐड करिए, ऑल मेथड्स आर एज वैलिड एज एनीथिंग, सिंपली पुट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। ये जो फॉर्मूला यहां लिखा है ना, इसको अपने जीवन से बांध लेना जब तक यूपीएससी ना निकल। ये एक फॉर्मूला मैं पूरी इकोनॉमी में इतनी जगह यूज करने वाला हूं, और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सर एक ही लाइन लिखी है, कुछ लिखा आपने जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ध्यान रखना, और जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसे अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना है ये ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे, यही मैं आपको यूज करवा दूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यही फॉर्मूला मैं आपको बजट में यूज करवा दूंगा, यही फॉर्मूला मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में यूज करवा दूंगा, wherever you want. But you should understand the application of this just one line. Hardly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letters, not 8 words. Just need to understand the combination of these 8 letters and you are done. And you are done. You don't have to worry about this. अब ये है क्या? Expenditure. हमने क्या कहा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको 4 सेक्टर मॉडल बताया, एक था हमारा हाउस होल्ड, एक सेक्टर था हमारा हाउस होल्ड, एक सेक्टर था हमारा गवर्नमेंट, एक सेक्टर था हमारा फर्म्स, और एक था हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चारों सेक्टर कुछ ना कुछ तो खर्चा कर रहे होंगे। सी मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये जो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, जो खर्चा कर रहा है इन दी
फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो खर्चा, अगर अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो जो खर्चा आप और मैं कर रहे हैं किस चीज में, चीजों को, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। कंजम्पशन, हम कुछ खर्चा कर रहे हैं ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। आप इंटरनेट से लेके, ग्रोसरी से लेके, फ्यूल से लेके, रेस्टोरेंट, हर चीज कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वो सारा खर्चा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हुआ है, वो सारा खर्चा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हुआ है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। आई, आई का मतलब है, चलो दिन, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन कर रहा होगा ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? ये प्राइवेट फर्म्स, मतलब all those expenditure which is done on intermediate or capital goods। कंपनी खर्चा कर रही है, बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी खरीद रही है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स खरीद रही है, बहुत सी चीजें कर रही है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्वर्स खरीदती है। ये क्या होगा? ये इंटरमीडिएट बड़े सर्वर खरीद रहे हैं। क्यों? बड़े सर्वर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये क्या है? इंटरमीडिएट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एक खर्चा कौन हुआ? जो हम कर रहे हैं छोटी चीजों पे। हम टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हम कार खरीद रहे हैं, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एवरीथिंग इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन वो खर्चा जो कंपनीज कर रही हैं, वी कॉल दैट, किसके ऊपर? या तो इंटरमीडिएट गुड के ऊपर कर रही होंगी या कैपिटल गुड के ऊपर कर रही होंगी, वी कॉल दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन this, then G means government expenditure। G means गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो खर्चा कर रही है, सड़क बना रही है, नौकरियां दे रही है, सैलरी दे रही है, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, मेट्रो, कितना खर्चा कर रही है सरकार? वो सारा खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो सरकारी खर्चा है, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हियर। देन एक्स इज, एक्स मींस एक्सपोर्ट, एम मींस इंपोर्ट। ये कहां से आ रहा है? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है। ये हो गया आपका फोर सेक्टर मॉडल इंप्लाइड। ये कहां से आ रहा है? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा क्या रिलेशन है? या तो एक्सपोर्ट का रिलेशन है, इंपोर्ट का रिलेशन है। हम यहां पर एक्स को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम निर्यात कर रहे हैं, तो जो पैसा है वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ रहा है। लेकिन जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम आयात कर रहे हैं, तो पैसा क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इसलिए उसको माइनस करेंगे, क्योंकि जीडीपी में क्या हो रहा है? एक्स की वजह से जीडीपी के अंदर पैसा आ रहा है, एम की वजह से जीडीपी से पैसा बाहर जा रहा है। आयात से क्या हो रहा है? आयात से क्या हो रहा है? पैसा जीडीपी से बाहर जा रहा है। निर्यात से क्या हो रहा है? पैसा जीडीपी के अंदर आ रहा है। इसलिए उसको ऐड करेंगे। जब हम इन सारे, ये हमारा फोर सेक्टर मॉडल, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिला? ये फॉर्मूला। यही आगे चल के हम बात करेंगे, यही होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। टोटल डिमांड क्या है इकोनॉमी की? यही है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल, ये है हमारी इकोनॉमी। ये आप इसको टोटल कर दीजिए, आपको जीडीपी मिल जाएगा। सिंपल। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? मूविंग ऑन। प्रोडक्शन की बात बाद में करेंगे, रह गई।
Okay. Now let us talk about income method. इनकम मेथड क्या होती है? सिंपल सी चीज है सर, जितना पैसा कमा रहे हैं उसको ऐड कर दो, वही तो खर्चा होगा इकोनॉमी के अंदर, खत्म। अब इनकम क्या है? मैंने आपको बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 ही बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी के अंदर, याद रखिएगा। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इन चारों में हमें कुछ मिल रहा है भाई। जब हम पैसे, हम कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उससे क्या हो रहा है? उससे इनकम हो रही है। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम हो रही है। क्या इनकम हो रही है? मैंने आपको पहले भी बता दिया है। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट सिंपल। ये क्या है? ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है। और ये क्या है? ये इनकम मेथड है, WIPR। दिस WIPR। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, सबकी इनकम ऐड कर दो, हो गई GDP। अगेन, वी आर नॉट हियर टू बी एन इकोनॉमिस्ट। हम यहां अर्थशास्त्री बनने नहीं आए हैं। हम यहां सिर्फ उतनी इकोनॉमी समझने आए हैं, उतनी इकोनॉमी सीखने आए हैं जो हमें हमारे एग्जाम को क्लियर करवा दे। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा समझने जाओगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट का नुकसान कर लोगे। आपको शौक है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, मोस्ट वेलकम। आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पढ़ सकते हैं। आप MA इकोनॉमिक्स करिए, PhD करिए, वहां आप अर्थशास्त्री बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम यहाँ पर अर्थशास्त्री बनने नहीं आए, हम सिर्फ उतनी ही इकोनॉमी देख रहे हैं। इसलिए मैंने इनको बहुत ज्यादा प्रिसाइज किया हुआ है कि आपके लेवल पे इतना समझ जाइए बस। उतना इकोनॉमी मैं आपको समझा दूं, उतनी इकोनॉमी आपको आ जाए कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको कंफर्टेबली सॉल्व कर दो। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास इससे ज्यादा दिमाग है, आपके पास इससे ज्यादा टाइम है, आपके पास इससे ज्यादा रिसोर्सेज है, उसको दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर लीजिए। क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी पढ़ के भी तो यूपीएससी नहीं निकल सकता। पढ़ना तो पॉलिटी भी पढ़ेगा, पढ़ना तो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, पढ़ना तो जो है ज्योग्राफी भी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अननेसेसरली इकोनॉमी में ज्यादा, सर इसको और डेप्थ बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? किसी काम की नहीं। नोबेल प्राइज थोड़ी लेने जाना इकोनॉमी में। पेपर निकालना, एक क्वेश्चन आएगा, इतने से क्लियर हो जाए, सिंपल। कंसेप्ट समझ लो। इनकम मेथड में क्या कौन कौन सी इनकम ऐड कर रहे हैं? WIPR, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है कि जब हम सब चीजों को ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी चीजों को ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट ऐड, इंपोर्ट माइनस, ओवर। इसके अंदर सर वो डिराइव कैसे हुआ? नॉट माई प्रॉब्लम सर। माई प्रॉब्लम इज दैट दोज 100 क्वेश्चंस जो आपको इस साल, आई मीन 2023 में 28 मई को मिलने वाले हैं, मेरा कंसर्न सिर्फ उन 100 क्वेश्चंस पे है। उससे ज्यादा ना मुझे बताना है, ना आपको समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर ये क्या कर रहे हैं, दिस इज गुड। इकोनॉमिस्ट बनना है तो यूनिवर्सिटी में चाहिए। ये जनरलिस्ट का एग्जाम है, यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन है, ये जनरल स्टडीज है। अब एक और मेथड है, तीसरी, द प्रोडक्शन मेथड और GVA मेथड इन कैलकुलेशन दिस। अब हमें एक्चुअल, इसमें हम क्या करते हैं? GVA का मतलब होता है ग्रॉस GVA का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अरे ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? मैंने लिया मिल्क, मेरी मिल्क प्रोडक्शन की कंपनी, मेरा टोटल मिल्क प्रोडक्शन हुआ मान लो 1 लाख लीटर। मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1 लाख। तो क्या मैं सिर्फ मिल्क? नहीं। अब मैं क्या, इसी मिल्क से क्या बनेगा? कर्ड। मिल्क का रेट क्या होता है? मान लो हम लिख दिया
क्या चल रहा है? मिल्क का रेट कितना है? 60 रुपीज ए लीटर। मिल्क से क्या बना? कर्ड। मिल्क से क्या बना? कर्ड। कर्ड का प्राइस 20 रुपए लीटर, 120 पर की। ठीक है, इसी मिल्क से बना क्या? पनीर। पनीर कितना हो गया मान लो पर केजी। इसी मिल्क से फिर क्या निकल के आ रहा है? बटर। बटर इज 500 रुपीज ए केजी। महंगा हमारे देश की जान, शुद्ध देसी घी 700 रुपये लाया था, 700 रुपीज ए केजी। क्या हो रहा है? देख रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है। कहां से हो रहा है? इसी मिल्क से हो रहा है। उसी से तुम क्रीम निकाल लोगे और वैल्यू बढ़ जाएगी। हर स्टेज पे यहां से क्या हो रहा है? हर स्टेज पे यहां पर एक चीज हो रही है तो वही दूध ना, वो हो रहा है वैल्यू एडिशन। क्या हो गया? कुछ बदल गया इस बटर से घी तक आने में? कुछ भी नहीं बदला। उसी में से इसी इसी इसको निकालते वक्त जो बटर मिल्क जिसे आप कहते हो, जिसे आप मठा छाछ कहते हो, वो बन जाएगा। तो वो तो मिल जाता है क्योंकि सर वो बाई प्रोडक्ट है। ई, उसी दूध से निकल रहा है, कुछ नया नहीं है, कोई नया कुछ नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन। हर स्टेज पे क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। और एग्जांपल ले लो, गेहूं तो 20 रुपए किलो और 15 रुपए 20 रुपए किलो। आटा 30 रुपए किलो। मैदा और महंगा, रिफाइंड है। उससे क्या बना? बिस्किट और महंगा। उससे और क्या बना? पिज्जा और महंगा। ब्रेड कंपैरेटिवली कम उसमें वो यूज हो रहा है। हर स्टेज पे क्या हो रहा है? हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। हर स्टेज पे क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे? हम वैल्यू एडिशन, हम टोटल प्रोडक्शन नहीं लेते, हम वैल्यू एडिशन ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि हम टोटल प्रोडक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ वैल्यू एडेड लेंगे और हर सेक्टर में जितनी वैल्यू ऐड हुई है हम उसको टोटल कर लेंगे, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगी। वही है हमारी असल जीडीपी। तो GVA is defined as the value of output minus value of intermediate consumption, so that what we can get the gross value added. रोटी सब्जी की कम है, उसी रोटी की मैं आपको बोलूं कि यू हैव अ रोटी विथ मिक्स वेज, क्या, और इसका मैं प्राइस रख दूं 450 रुपए घी डाल के। रोटी है, मिक्स वेजिटेबल है और उसके ऊपर रोटी पे घी लगा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि ये 2 रोटी और ये इतनी सी सब्जी और उसके ऊपर डला हुआ थोड़ा सा घी जो है, ये है 500 रुपए का। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? उसी गेहूं से बना हुआ पिज्जा बेस, वही सब्जियां, वही दूध से, उस जिस घी से बना हुआ दूध है उसी से बना हुआ चीज। I'll give you a pizza and I'll say 500 rupees and you will be very happy oh how delicious it is. This is what? This is the difference of value. वो रोटी सब्जी, मिक्स वेज और रोटी और घी, वही आटा, वही गेहूं से बनी हुई चीज, वही वेजिटेबल्स हैं, वही टमाटर है, जो टमाटर इधर है उसका केचप बन गया उधर, वैल्यू एडिशन हो गया। इधर बटर था, इधर घी था, उधर चीज हो गया, तो वैल्यू एडिशन हो गया। आ तो सब वहीं से रहा है, अब चीज वहीं से तो आ रहा है, सब दूध से ही तो बन रहा है, आटे से ही तो बन रहा है, सब्जियों से ही तो बन रहा है, वही चीज उधर है। तो अगर मैं उस चीज को 500 रुपए की बना के बेचूं, बोलोगे सर मिक्स वेज और 2 रोटी 500 रुपए की, मजाक कर रहे हैं आप? बोलूंगा नहीं नहीं, देखो इसमें अच्छी क्वालिटी की गाय का जो है दूध का घी है, और जो सब्जियां हैं वो मैंने ऑर्गेनिक उगा रखी हैं, और जो गेहूं है वो जो हमारे मध्य प्रदेश का है। तो सर तो भी 500 रुपए का तो नहीं हो रहा, क्यों? वैल्यू एडिशन नहीं है। वही गेहूं का बना हुआ पिज्जा बेस, उसी दूध का बना हुआ चीज, वही ऑर्गेनिक सब्जियां, वही टमाटर का केचप, जब पड़ गया किस पे? पिज्जा पे, तो क्या होगा? 500 रुपए का सर वैल्यू एडिशन है।
दिस इज व्हाट, तो हम उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हटा देंगे, हम सिर्फ उसका वैल्यू एडिशन ऐड कर लेंगे. दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू एडिशन. दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू एडिशन. अब ये क्या होता है आउटपुट, ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई भी पूछेगा बता देना. दैट इज आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आउटपुट less the value of intermediate consumption and it represents the contribution of labor and capital to the production process. और ये क्यों हुआ भैया, हमने अच्छी मशीनरी लगाई, स्टैंडर्डाइजेशन किया, स्किल्ड लेबर लगाया, हमने बहुत सी चीजें उसमें की, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक वैल्यू प्रोडक्ट. और the value, when the value of taxes on products is added to sum of value added for all, ये थोड़ा सा हेवी हो गया. अब ऐसा मैंने सारे सेक्टर का कर लिया, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फिशरीज विशरीज सब सब सारे सेक्टर्स को ऐड ऑन कर लिया. माइनिंग भी है, एक्वायरिंग भी है, प्रोडक्ट टेलीकॉम भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, सारे का मैंने वैल्यू एडिशन ऐड कर लिया. फाइन. जब हम इसको ऐड करेंगे कैसे, जीडीपी, ये तो हमारे जीडीपी में, जीडीपी में सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स एंड टैक्स, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे और टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, जीए. जीडीपी में जब सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिला, उसमें से हमने क्या किया, हमें मिल जाएगा जीवीए. तो उसमें हमने क्या किया, सब्सिडीज को ऐड कर दिया और टैक्सेस को क्या किया, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन नहीं लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है. यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पे हमने प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्शन नहीं लिखा है. ठीक. फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे हम, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस. अब हमने बोला एक नया टर्म निकाल लेते हैं सर, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बात नहीं करते, बेसिक प्राइस की बात करो, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स का भी प्राइस देखना पड़ेगा, हमें जो हमारा बेसिक गुड है उसका भी प्राइस देखना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. तो हम बात करेंगे जीवीए एट बेसिक प्राइसेस की. तो जब हम बेसिक प्राइसेस की बात करते हैं तो हम प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज को एक्सक्लूड कर देते हैं. तो मार्केट प्राइस की जब बात होगी तो प्रोडक्ट, जीडीपी की देखो, यहां से देखो, जीवीए की जब बात होगी तो जीडीपी में क्या करेंगे, प्रोडक्ट सब्सिडी को ऐड कर देंगे और टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स को माइनस कर देंगे. लेकिन जब हम जीवीए एट बेसिक प्राइसेस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा एक जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री तक वैल्यू एडिशन कितना हुआ, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करेंगे और प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस करेंगे. व्हाट इज जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज does not include any taxes and does not include any subsidy, whereas GDP at market prices includes both production taxes and product taxes and remove both production and product subsidies. तो वो जो हमने यहां पर GDP, ये GDP में क्या क्या इंक्लूड है, ये इस GDP में, ये हमारी जो एक्चुअल GDP हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, उसमें क्या क्या एडेड है, उसमें प्रोडक्शन टैक्स भी है, उसमें प्रोडक्ट टैक्स भी है, उसमें प्रोडक्शन सब्सिडीज भी है, उसमें प्रोडक्ट सब्सिडीज भी है, इन सारी चीजें हैं. और जब उसमें से, उस जीडीपी में से हम प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज को एडजस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड. जब, और वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में से जब हम प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज को एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडी को कर देंगे हम क्या, एडजस्ट. और यहीं से शुरुआत होती है. हमने 2015 में कुछ चेंजेस किए हमारी सब्सिडीज में, हमारे जीडीपी कंप्यूटेशन में हमने अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चेंजेस ऑप्ट किए हैं इन 2015. We'll talk before that, I'm sorry. Before that, let us talk about the difference between GVA and GDP. GVA and GDP. So GVA is the value addition.
डन टू अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में किया गया क्या, वैल्यू एडिशन, किसी भी प्रोडक्ट में क्या किया गया, वैल्यू एडिशन, रिजल्टिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम एक गुड के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर हम एक गुड के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या किया है, क्यों, ताकि हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकें, ताकि हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। वी कॉल दैट जीवीए एट, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, वेयर इज जीडीपी इज द टोटल वैल्यू। हमने क्या किया, हमने उसमें से जो स्टार्टिंग मिल्क की वैल्यू हटा दो, सिर्फ मिल्क की वैल्यू हटा के जो घी की वैल्यू बच रही है, मिल्क की वैल्यू हटा के जो घी की वैल्यू बच रही है, दैट इज योर वैल्यू एडेड। बटर में से उसमें जो मिल्क यूज हुआ, उस बटर को प्रोड्यूस करने में उस मिल्क की वैल्यू हटा दीजिए, आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, दैट इज वैल्यू एडेड, दैट इज वैल्यू एडेड। GDP gives a picture of the economy as a whole. जीवीए क्या कर रहा है, पूरी इकोनॉमी का, जीडीपी क्या कर रहा है, पूरी इकोनॉमी की एक पिक्चर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरी अर्थव्यवस्था का जो सार है वो कहां दिखता है, वो जीडीपी में दिख रहा है। लेकिन जीवीए गिव्स अ पिक्चर ऑफ द एंटरप्राइज गवर्नमेंट हाउस होल्ड लेवल। मतलब अब हम जीवीए में ये देख सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट लेवल पे क्या है, इसके एंटरप्राइज के लेवल पे क्या है, फर्म्स के लेवल पे क्या है, हाउस होल्ड लेवल पे क्या है। मतलब हम एक ज्यादा लार्जर पिक्चर, एक ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं इन केस ऑफ जीवीए। मतलब अब मैं, अगर मुझे कहा जाए कि सर जीडीपी इज गोइंग डाउन, मैंने काम करना शुरू, लेट्स से आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, और मुझसे कहा कि सर जीडीपी इज गोइंग डाउन, मैं ठीक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। अब मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया कि ठीक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो चीजें इनिशिएट होंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, चीजें ट्रिगर हो जाएंगी। लेकिन पता चला जीडीपी का जो डाउनफॉल है वो इसलिए था क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में प्रॉब्लम था। ये जीडीपी में नहीं पता चल रहा है, जीडीपी में ये बात नहीं पता चल रही कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां पे है। जब मुझे हर सेक्टर की कहानी अलग पता चलेगी, हर सेक्टर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मुझे डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, तो आई कैन एग्जैक्टली एक्ट ऑन द पिन पॉइंट, आई कैन एग्जैक्टली एक्ट ऑन द पिन पॉइंट कि भैया ये प्रॉब्लम यहां थी, इसको टैकल करना है। तो जीडीपी गिव्स अ पिक्चर ऑफ द होल इकोनॉमी, और जीडीपी इज जीवीए ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस, मतलब सारी चीजों का है। और यहीं पर बिल्कुल जीवीए का यूटिलाइजेशन तो लिमिटेड है, लेकिन जीवीए से प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो जो एक्शन है ना वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई साहब फाइनेंस मिनिस्टर को पता चला जीडीपी जा रही है नीचे, अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ा दो। पता चला प्रॉब्लम एक्सपोर्ट में था ही नहीं, प्रॉब्लम तो एंटरप्राइज के लेवल पे था। लेकिन अब ये माइक्रोस्कोपिक चीज जो है, या जो ये सेक्टोरल डिफरेंशिएशन है, ये हमें जीडीपी में नहीं पता चलेगा। ये कहां पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि हम हर सेक्टर को जानते हैं। हम एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, टेलीकॉम को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, सारी चीज, एमएसएमई को देखेंगे, हमको सारे सेक्टर का वैल्यू एडिशन पता चलेगा, और फिर वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया प्रॉब्लम कहां पर है, ये देखो। तो जीडीपी टोटल पिक्चर, जीवीए इज सेक्टोरल। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 2015 में हमने हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस किए। हमने हमारी इकोनॉमिक हमने जो हमारा कंपटीशन था, दैट चेंजेस दैट वर ब्रॉट इन जीडीपी कैलकुलेशन इन 2015। 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन में हमने कुछ चेंजेस किए। वो क्या चेंजेस किए, 2015 में हमारी जो जीडीपी कैलकुलेशंस की जो मेथड्स था उसमें हमने कुछ चेंजेस किए। और सबसे पहले 2015 तक जो बेस ईयर था, ठीक है ऐसा लिखते हैं, बिफोर 2015 आफ्टर, बेस ईयर जो था वो 2004-5 था। अब बेस ईयर क्या कर दिया गया, 2011-12। अब सजेशन ये आ रहा है कि इसको 17-18 या 18-19 कर दिया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आपकी प्रिपरेशन के दौरान, इस क्लास के बाद, इकोनॉमी डायनेमिक है, इस क्लास के बाद अगर आपको दिखेगा कि कहीं पर जो है बेस ईयर चेंज हो रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा। एट प्रेजेंट इट इज 11-12, सजेशन है कि उसको 17-18 या 18-19 कर दिया जाए, पहली चीज। इससे पहले
जो कैलकुलेशंस हो रही थी वो बिफोर इस पे कैलकुलेट हो रही थी फैक्टर कॉस्ट पे, अब जीडीपी किस पे कैलकुलेट हो रही है? मार्केट प्राइस पे। पहले 2015 से पहले हम क्या यूज कर रहे थे? फैक्टर कॉस्ट। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? मार्केट प्राइस। और इस मार्केट प्राइस पे अराइव होने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? जीवीए मेथड का। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहां से कैलकुलेट होगा। और इसको अराइव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इसको आने के लिए हम यूज करेंगे द टर्म दैट इज बेसिक प्राइसेस। We will use the GVA method to arrive at GDP at market prices. हम GVA method का यूज करेंगे किसके लिए? GDP at market prices पे आने के लिए। ठीक है। देन जो डेटा पूल है, जो डेटा पूल है, मतलब अब ये डेटा कहीं से तो सारे इंडस्ट्रीज का वैल्यू एडिशन लेना पड़ेगा, सारे इंडस्ट्रीज का, सारे सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन लेना पड़ेगा। तो जब हम सारे उन चीजों का वैल्यू एडिशन लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वी टॉक अबाउट डेटा पूल। तो पहले हम ले रहे थे जो MOSPI NSO, पहले जो CSO कहलाता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो किसका डेटा ले रहा था? पहले ASI का डेटा ले रहा था, लेकिन अब कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक डेटाबेस है, यहां से अब जो है सारा डेटा लिया जा रहा है। यहां से अब सारा डेटा लिया जा रहा है किस चीज का? फाइन। तो कुछ ये बेसिक चेंजेस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ गए हैं। मार्केट प्राइस पर अराइव होने के लिए नॉर्मल मेथड नहीं यूज करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड नहीं यूज करेंगे, हम प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे। हम जीवीए मेथड यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर। किस चीज पर अराइव होने के लिए? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस पे अराइव होने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम जीवीए मेथड का यूज कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ा? दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का SNA है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। 2008 में ये उन्होंने रेकमेंड किया था। हमने इसको क्या कर लिया? हमने इसको 2015 में हमने 7 साल बाद अडॉप्ट किया। अब हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। अब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अब हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हैं। फाइन। तो ब्रॉडनिंग ऑफ डेटा पूल, MCA 21 मैंने आपको बता दिया। एंड एग्रीकल्चरल इनकम को भी अब यहाँ पर अलग तरीके से कैलकुलेट करा जा रहा है। द चेंजेस दैट आर बीइंग ब्रॉट हियर। तो द चेंजेस ऑफ द बेस ईयर फ्रॉम 2015 टू 2011-12, 45 टू 2011-12, और इसको अब 2017-18 करने का जो है अब प्रपोजल है। द प्रपोजल इज टू चेंज इट टू 2017-18। फाइन। तो इतना समझने के बाद, इतनी बातें करने के बाद, आई गेस आपको जीडीपी की पूरी कहानी, बेसिक कहानी अब आपके समझ में। अब आपको क्या करना है? सर ये तो आपका लेक्चर देख लिया, फिर से देख लेंगे दोबारा, कोई ऐसी 2 बार में समझ जाएगा किसी को? जरूरी नहीं है। देखो, यूपीएससी में ये कहना कि मैं एक बार में पढ़ाऊं और एक बार में समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है पहली बार आपने जब पढ़ा हो तो आपको 50-60 एब्जॉर्ब हुई हो, फिर आपको एक बार और देखना या आपको एक बार और समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो एक बार में समझा दे, फिर तो वो दुनिया का सबसे रईस आदमी होता ना, सब तो उसी के पास जा रहे होते। क्योंकि टीचर के समझाने की कैपेबिलिटी से कुछ नहीं होता, आपके ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे को जो है वो एक बार में समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं। यही मेहनत है, यही आपको मेहनत करनी है। अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो आपको रिवीजन करना है। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन कंटेंट और सिलेबस इतना है कि एक बार में समझ में आई हुई चीज कितने दिन तक रिटेन कर पाओगे वो भी मैटर करता है। 2 बार में आ रहा है, आने दो यार, करो, यही तो मेहनत करनी है। सर 50-60% एक बार में आ गया, नेक्स्ट 30-40-50% जो अगली बार में आ गया, वेरी गुड। एंड मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, रिवीजन इज की टू सक्सेस।
रिवीजन इज की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करोगे, अब कहानी यहां खत्म नहीं होगी, अब आपकी कहानी यहां शुरू होती है। क्यों? कि आपको अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, अब आप अखबार पढ़ोगे, तब आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, इनसे रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपको दिखेगा अखबार में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़, जब अब आप अखबार पढ़ोगे, एंड राइट दैट, मेंशन दैट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स। सर अखबार पढ़ने का तरीका बदल गया। आई कैन टेल यू, हमारा ये जो फोकस बैच है, इसके एंड होते होते तक आपका परसेप्शन अबाउट इकोनॉमी विल चेंज। योर परसेप्शन अबाउट इकोनॉमी विल चेंज फॉर श्योर। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस फर्स्ट वीडियो। हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, हम इसमें आगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे, फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ताकि मेरा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है पीडब्ल्यू पे, कि जो बच्चा जिसको नहीं आता वो भी ना इसमें एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो फॉर श्योर डेवलप हो जाए यहां पर। दिस इज अ टारगेट, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ knowledge, UPSC is a game of understanding, and those who understand well are victorious in this psychological war. This is indeed a psychological war, and we know the art of war. So we will continue this in the next video. Till then, have a great time, stay safe, stay healthy. Thank you so much.